मुझे क्यों कहा गया यह मैं नहीं जानता, क्योंकि राजनीति के विषय में मैं अज्ञानी हूँ और यह मैं और मेरे मित्र भी जानते हैं। उस क्षेत्र से भी संबंध नहीं। इसके कारण जब मैंने वो विषय पढ़ा तो मुझे एक अंग्रेजी कहावत याद आई, फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। हमको लगा कि उसी श्रेणी में जाने की चेष्टा मैं कर रहा हूं, या करने के लिए हमें हमारे देवेन जी ने बाध्य किया है, ऐसा मुझे लगा। किंतु जहां इसके कारण हिम्मत हार गया था, सोचा था बता दूं कि भाई मैं बोलने वाला नहीं हूं। थोड़ी देर बाद जवाहरलाल जी का एक वाक्य स्मरण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक प्रोफेशन में प्रवेश करने के लिए कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता हुआ ही करती है। पॉलिटिक्स यह एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें प्रवेश करने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। ये जवाहरलाल जी का वाक्य स्मरण हुआ तो फिर हौसला कुछ आया और सोचा कि कोई बात नहीं, अनधिकार चेष्टा है, अव्यापारेषु व्यापार है, फूल्स रश वाला मामला है, तो भी थोड़ा बहुत बोलने में कोई आपत्ति नहीं। अधिकार नहीं है, जानकारी नहीं है, ये अलग बात। किंतु अधिकारी पुरुष भी जिस ढंग से विषय लिखा गया है उस पर बोलने का प्रयास करता तो उसको कठिनाई ही अनुभव होती, क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स को इकट्ठा ब्रैकेट किया गया है। एक तरफ पावर पॉलिटिक्स है, एक तरफ आइडियलिज्म है। दोनों की वैल्यू सिस्टम्स अलग अलग है, मैट्रिक्स अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, और इसके कारण सोचने के तरीके अलग अलग हैं। दोनों को एकत्रित किया गया। इसके कारण मेरा ऐसा ख्याल है कि अधिकारी पुरुष भी होता मेरे स्थान पर तो भी वह भी कुछ न कुछ कठिनाई का ही अनुभव करता। अब उदाहरण के लिए हम यह देखें कि पावर पॉलिटिक्स है, स्पष्ट है कि उसमें सबसे अधिक वांछनीय या कवेटेबल बात कुछ होगी तो मेजॉरिटी है, और ध्येयवाद है। ध्येयवाद का दृष्टिकोण मेजॉरिटी के बारे में उसी तरह का रहने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कोई भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट मेजॉरिटी के सहारे शुरू हुई ऐसा दुनिया का इतिहास नहीं बताता। उल्टा है। लेनिन ने जिसको डिटरमिन्ड माइनॉरिटी कहा, ऐसे डिटरमिन्ड माइनॉरिटी के सहारे ही दुनिया में बड़ी उथल पुथल हुई है। मेजॉरिटी के सहारे कोई विचारधारा प्रारंभ हुई ऐसा इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं। अपने यहां भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आद्य शंकराचार्य, इन्होंने अपना अपना मत प्रतिपादन जब शुरू किया था उस समय मेजॉरिटी उनके साथ नहीं थी। किंतु जिसने पावर पॉलिटिक्स करना है वह मेजॉरिटी के बारे में उदासीन नहीं रह सकता। संत तुकाराम के समान क्या वह कह सकेगा, सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही, मानी अले नाही बहुमता। सत्य असत्य के लिए मैंने अपने मन को ही साक्षी रखा है, बहुमत की मैंने चिंता नहीं की, ऐसा संत तुकाराम ने कहा।
क्योंकि उन्होंने तो चुनाव लड़ना ही नहीं था। परम पूजनीय गुरु जी कई बार राष्ट्रहित में कटु सत्य भी बोलते थे, किंतु वह कहते भी थे कि मैं मतों का भिखारी नहीं हूं, मैं बोल सकता हूं। मार्टिन ल्यूथर के बारे में प्रसिद्ध है, उन्होंने आखिरी में कहा कि हियर स्टैंड आई कैनॉट डू अदरवाइज, मे गॉड प्रोटेक्ट मी। मे गॉड प्रोटेक्ट मी कहने वाला शायद डिपॉजिट फॉरफिट करेगा। जिस व्यक्ति के साथ केवल 12 लोग थे, उनमें से एक ने बिट्रे किया और दूसरे ने कहा मैं इसको पहचानता ही नहीं, और इसके कारण जिस व्यक्ति को यह कहना पड़ा, मिजरेबल माइनॉरिटी के कारण, कि द फॉक्सेस हैव देयर होल्स, द बर्ड्स ऑफ एयर देयर नेस्ट, बट द सन ऑफ ए मैन हैड नॉट वेयर टू रेस्ट हिज हेड, ऐसी जिनकी अवस्था थी। अब ये आदर्शवादी थे, आगे चलकर एक विशाल मत प्रणाली का, उनके ही मत प्रणाली का इतना विस्तार हुआ, किंतु उनके जीवन काल में यह स्थिति थी कि सूली पर चढ़ना पड़ा। अब इतने माइनॉरिटी में रहने की हिम्मत या बुद्धिहीनता फॉर पॉलिटिशियन कर सकता है क्या? कैन ही अफोर्ड? और इसके कारण क्योंकि दोनों की वैल्यू सिस्टम्स अलग है, मैट्रिक्स अलग है, वेवलेंथ अलग है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। पावर पॉलिटिशियन का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मेजॉरिटी या मेजॉरिटी की इच्छा ही है, स्वाभाविक है। किंतु जैसे मैंने कहा कि कोई भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट मेजॉरिटी के आधार पर शुरू नहीं हुई। बिल्कुल थोड़े लोगों ने कुछ सोचा, कुछ स्वप्न देखा, मेजॉरिटी उसके विषय में उदासीन थी या विरोध में थी, किंतु आगे चलकर उनका स्वप्न साकार हो सका। ऐसा ही आइडियोलॉजिकल लोगों के बारे में दिखाई देता है। जोसेफ मैज़िनी ने सर्वप्रथम जब स्वतंत्र इटली का स्वप्न देखा, उनके देशवासियों की वास्ट मेजॉरिटी उनके साथ सहमत नहीं थी। कवि गटे ने जिस समय संयुक्त जर्मनी का स्वप्न देखा, उनके देशवासियों के लिए भी वह एक आश्चर्य की बात थी। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ में द गॉल ने जब स्वतंत्र सार्वभौम प्रभुता संपन्न फ्रांस की पुनर्रचना का स्वप्न देखा, उनके देशवासियों की मेजॉरिटी का उस पर विश्वास नहीं था। किंतु ऐसे थोड़े लोग स्वप्न देखते हैं, धीरे धीरे कॉन्टेजियस डिसीज जैसा बढ़ता है, वैसे ध्येयवाद का भी शायद कॉन्टेजियस डिसीज बढ़ता जाता है। किंतु मिजरेबल माइनॉरिटी में रहते हुए भी अपने अंतिम यश के विषय में ध्येयवादी पुरुष के मन में एक प्रचंड आत्मविश्वास रहता है। इनविंसिबल, अजेय आत्मविश्वास। यह अजेय आत्मविश्वास मेजॉरिटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का विचार करने वाले आदमी को पागलपन नहीं लगेगा। ऐसा पागल आत्मविश्वास ध्येयवादी लोगों में हुआ करता है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को जब 2 आजीवन कारावास की सजाएं हुई और उनके शर्ट पर 50 साल की सजा ऐसा बैज किसी ने देखा, तो सहानुभूति दया प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि युवक, तुम जब छूट कर आओगे तब तुम 76 साल के रहोगे। अब जिनके पीछे देश की मेजॉरिटी नहीं, कोई नहीं, यह अकेला युवक एकदम जवाब देता है प्रॉम्प्टली कि क्या 50 साल तक अंग्रेज साम्राज्य टिकने वाला है? अब यह एकदम सोचकर बोलने का साहस कैसे हुआ? इसका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहा होगा? मोहम्मद साहब के जीवन में एक घटना आती है।
कि मक्का में वो स्वयं माइनॉरिटी में आ गए, माने माइनॉरिटी में ही थे, इसलिए उनको भागना भी पड़ा, जिसको हिजरा कहा जाता है। भागते भागते जब उनका पीछा होने लगा बहुत लोगों के द्वारा, एक गुफा में छिप गए। अबू बकर साथ में थे। गुहा के मुंह पर शत्रु आ गए। अबू बकर कहता है कि साहब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि शत्रु की संख्या बहुत ज्यादा है और हम 2 हैं, और आप यदि मारे जाएंगे तो अल्लाह का पैगाम दुनिया को कौन सुनाएगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि यदि अल्लाह मेरे द्वारा पैगाम सुनाना चाहता है तो मुझे बचाएगा, मुझे नहीं बचाता तो इसका मतलब है कि और किसी के द्वारा वह सुनाना चाहता है। अबू बकर ने कहा कि नहीं, हमें तो विश्वास है कि आपके ही जरिए पैगाम सुनाना है, तब तो वो बचाएगा। ये कहता है कैसे बचाएगा, हम 2 हैं और इतने दुश्मन बाहर खड़े। मोहम्मद साहब ने कहा हम 2 नहीं 3 हैं। अबू बकर ने इधर उधर गुफा में देखा, कहा नहीं साहब हम तो 2 ही हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम अंधे हो, हम 3 हैं और यह जो तीसरी हस्ती है उसकी शक्ति हमारे सब दुश्मनों के संयुक्त शक्ति से भी अधिक है। अब यह जो आत्मविश्वास इतनी विषम परिस्थिति में प्राप्त होता है, संख्या बल के आधार पर प्राप्त होता है, या उसका कुछ और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। और यह जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है यह पावर पॉलिटिशियन के लिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी का कहां तक होगा। मार्क्स के बारे में सब लोग जानते हैं, आज मार्क्सिज्म यह एक बड़ी बात हो गई, लेकिन उनके जीवन काल में उनकी अवस्था इतनी खराब थी, कितनी पॉपुलैरिटी उनकी होगी। उनकी लड़की का मृत्यु हुआ, कॉफिन खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन नजदीक किसी के साथ इतना परिचय नहीं था कि लड़की के कॉफिन के लिए पैसे मांग सके। आखिर उनके पत्नी ने अपने परिचय के द्वारा कुछ पैसे प्राप्त करके कॉफिन खरीद लिया। माने लोकप्रियता का लोएस्ट एब उस समय उनका था। किंतु ऐसे समय कि जब 4 पैसे देने के लिए लोग तैयार नहीं, ऐसे समय मार्क्स ने कहा कि मेरा जो सिद्धांत है उसका यश यह इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, इनएविटेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट विक्ट्री। फिर काहे के आधार पर कहा, कौन सी मेजॉरिटी उनके साथ थी। हम सब जानते हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने 1925 में जब कार्य का प्रारंभ किया तो हिम्मत के साथ कहा यह हिंदू राष्ट्र है, और केवल मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पर मैं नहीं कहता यह हिंदू राष्ट्र है, यह सनातन सत्य है, और इस देश में एक भी हिंदू जीवित रहेगा तब भी यह हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। उस समय मेजॉरिटी इसके साथ नहीं थी, इतनी ही बात नहीं, डॉक्टर जी के मित्र भी उनका बचाव करते समय असेंबली में कहे गए कि डॉक्टर हेडगेवार पागल नहीं है जो कहेगा यह हिंदू राष्ट्र। यह मनस्थिति समाज की थी। कौन सा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहा होगा कि इस विषम परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र का पुनर्घोष वो कर सके। एक प्रचंड आत्मविश्वास, जिसको पावर पॉलिटिक्स के एटमॉस्फेयर में पागलपन ही कहना चाहिए। इस तरह का पागलपन का आत्मविश्वास ध्येयवादी लोगों के मन में रहता है, किंतु यह आत्मविश्वास पावर पॉलिटिशियन के लिए उपयुक्त नहीं। इसके कारण मेजॉरिटी के बारे में पावर पॉलिटिशियन जैसा विचार करेगा वैसा विचार ध्येयवादी पुरुष नहीं करता, यह स्वाभाविक है। दूसरी भी बात, वोट पॉलिटिक्स माने मेजॉरिटी जो है, यह वैसे तो पावर पॉलिटिशियन के लिए भी बहुत डिपेंडेबल फैक्टर नहीं, मोस्ट कवेटेबल फैक्टर जरूर है, लेकिन डिपेंडेबल फैक्टर नहीं। इसके दोनों कारण, एक तो मेजॉरिटी प्राप्त होने के पूर्व और मेजॉरिटी प्राप्त होने के पश्चात पावर पॉलिटिशियन की स्वयं की मनोवृत्ति एक जैसी रहेगी, इसकी गारंटी नहीं हो सकती। गीता में अध्यात्म के क्षेत्र में जो कहा गया वो राजनीति के क्षेत्र में भी शायद लागू होगा।
भगवान ने कहा कि त्रैविद्यामाम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। त्रैविद्य है, पढ़े लिखे है, सात्विक है, तपश्चर्या करते हैं, जन सेवा करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाते हैं। वहां उपभोग के वस्तुएं बहुत सी रहती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल, वहां जो उपभोग के वस्तुएं प्रिविलेजेस एमिनिटीज प्राप्त होती है, उनका जब वो उपभोग लेने लगते हैं तो जैसे जैसे उपभोग लेते हैं वैसे वैसे क्षीण पुण्य, उनका पुण्य भी क्षीण होने लगता है और जैसे उपभोग बढ़ता है वैसे क्षीण पुण्य हो जाता है। और कहा कि क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और सारा पुण्य क्षीण होने के बाद बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वापिस आना पड़ता है। ऐसा भगवान ने 11वें अध्याय में कहा। तो यह भी एक फैक्टर है। इसके कारण वंस इन मेजॉरिटी ऑलवेज इन मेजॉरिटी यह भी नहीं कहा जा सकता। किंतु मान लीजिए पॉलिटिशियंस के मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, राजर्षि भी कुछ हुआ करते हैं, संख्या कम होगी लेकिन हुआ करते हैं। अपने यहां कितने उदाहरण हैं, राज्य वापिस करने वाले भरत का उदाहरण है, चाणक्य का उदाहरण है, कई उदाहरण अपने यहां। बाहर भी चार्ल्स द फिफ्थ, मार्कस ऑरेलियस जैसे राजर्षि हो गए। तो इनकी भी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता तो भी जनमानस की चंचलता तो प्रोवर्बियल है। जिन्होंने जोन ऑफ आर्क को देवता माना, उन्होंने ही जोन ऑफ आर्क को जिंदा जलाया और फिर उन्होंने ही जोन ऑफ आर्क के पुतले भी खड़े किए। कुछ मिनट पूर्व जूलियस सीजर का वध करने वाले वह जो सुप्रसिद्ध भाषण है एंटनी का, फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन, यह सुनने के पश्चात ब्रूटस के भी घर पर हमला करने के लिए गए। तो जनमानस की चंचलता और मेजॉरिटी प्राप्त होने के पश्चात मेजॉरिटी के प्राप्त होने के पूर्व की मनोवृत्ति कायम न रहने की संभवनीयता, दोनों कारण मेजॉरिटी यह डिपेंडेबल फैक्टर ऐसा पावर पॉलिटिशियन के लिए भी माना नहीं जाता। किंतु आखिर मेजॉरिटी की फिक्र उन्होंने करनी ही है और इसीलिए वोट पॉलिटिक्स, चुनाव की राजनीति आदि शब्द उपयोग में आते हैं। किंतु यह केवल ध्येयवाद का पहलू छोड़ भी दिया और मेजॉरिटी का वोट पॉलिटिक्स का विचार किया। तो आजकल हमारे देश में एक शब्द बड़ा चलता है, वोट बैंक। अब ऐसी कुछ वोट बैंक्स है और इस दृष्टि से ये वोट बैंक कैसे कैप्चर की जा सकती है, यह विचार मन में आना स्वाभाविक है। अब वोट बैंक का भी विचार बायफोकल हो सकता है। बायफोकल से मेरा मतलब है कि नजदीक का और दूर का, तुरंत और लॉन्ग रेंज। किंतु यह बायफोकल विचार केवल पॉलिटिशियन कहां तक कर सकेगा, यह कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वैल्यू सिस्टम, मैट्रिक्स, वेवलेंथ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अलग अलग है, वैसे टाइम हॉरिजन भी अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। किसी ने कहा है कि टाइम हॉरिजन ऑफ ए पॉलिटिशियन इज फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन, ऑफ ए स्टेट्समैन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड, एंड ऑफ ए नेशन बिल्डर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इफ नॉट फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी, ऐसा कहा। अब ये टाइम हॉरिजन का भी विचार, उसका भी परिणाम वोट बैंक के प्रश्न पर अवश्य होता है। आज कुछ वोट बैंक्स है, इमीडिएटली उसका विचार अलग ढंग से होगा, लॉन्ग रेंज विचार उसका अलग ढंग से हो सकता है। क्योंकि ये जो वोट बैंक्स है ये परमानेंट फीचर हो गया है, कांस्टेंट फैक्टर हो गया है। यावत चंद्र दिवाकरो टिकने वाला यह फैक्टर है, यह समझना कोई आवश्यक नहीं। आज के विशेष सिस्टम में
उनके आधार पर, उस सिस्टम के आधार पर यह समूह निर्माण हुए है, यह बात सही। किंतु हम लोग जानते हैं कि आज के सिस्टम के बारे में भी कुछ सार्वजनिक चर्चा है। वैसे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसी समय चर्चा थी कि हमने वेस्टर्न सिस्टम जैसे के वैसे उठाकर यहां लाई, ये कहां तक अच्छा किया। बहुत पहले 1920 के ही पहले पूज्य महात्मा जी ने हिंद स्वराज नाम की अपनी किताब लिखी, जिसमें ब्लूप्रिंट ना हो तो कम से कम गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं नई समाज रचना के। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश को सूट नहीं करती, और यदि हमने गलती से ट्रांसप्लांटेशन उसका किया तो लोगों की अवस्था कैसे होगी। उनके शब्द है कि लाइक ए प्रोस्टिट्यूट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, ऐसा 1920 के पहले उन्होंने लिखा था। तो आज की सिस्टम कहां तक उपयुक्त है, इसके बारे में संदेह तो कई लोगों के मन में। यद्यपि कुछ लोगों का इसी सिस्टम में वेस्टेड इंटरेस्ट कल्टीवेट हुआ होगा, तो भी कई विचारकों के मन में संदेह है। कुछ सुधार होना चाहिए, यह भी विचार लोग करते हैं। यद्यपि सुधार के लिए अप्रोच भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न हो सकता है। जो हमारे जैसे रिएक्शनरी आदमी है वह सोचेगा कि भाई दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया जाए, किंतु यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, यहां की पद्धति, इसके आधार पर सभी का अध्ययन करने के बाद भी प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल इस तरह की कुछ रचना लानी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशन, इस तरह की कुछ रचना लानी चाहिए। ऐसा आउट ऑफ डेट विचार हमारे जैसे रिएक्शनरी कुछ कर सकते हैं। दूसरा भी एक विचार हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि मॉडर्नाइजेशन इज वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को हम मानते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन यानी वेस्टर्नाइजेशन ऐसा नहीं मानते। माओ भी स्पष्ट रूप से घोषित करता था कि मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन, यद्यपि वह यूरोप का ही शिष्य रहा। फिर हमारे जैसे आउटडेटेड लोग जो नहीं, जो मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, रेडिकल, रिवोल्यूशनरी, टोटल रिवोल्यूशनरी आदि आदि है, वो भी सोच सकते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, अप्रोच भिन्न रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल का विचार न करते हुए एक यूरोपियन कंट्री की सूट नहीं करती तो दूसरे यूरोपियन कंट्री के मॉडल का वो विचार किया जाए। ब्रिटेन की सूट नहीं करती तो फ्रांस का, फ्रांस की सूट नहीं करती जर्मन का, नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स का, वो उधर खोज अपनी चलाएंगे। लेकिन जो आज की सिस्टम है वह ठीक नहीं, यह तो कई लोगों ने माना। वैसे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्वयं अपनी रक्षा करने की भी क्षमता कहां तक है, इसके विषय में डेमोक्रेसी के पुरस्कर्ताओं के मन में प्रारंभ से ही संदेह रहा है। पिछले इमरजेंसी के समय लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, किंतु बाद में उनको स्मरण हुआ कि हिटलर भी बैलेट बॉक्स में से ही आया था, और बाद में उनको यह भी स्मरण हुआ कि एज अर्ली एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पूर्व, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पश्चात जो पहले डिक्टेटर हुए और जिनको बाद में लोगों ने गिलोटिन किया, रॉबेस्पियर ने कहा था कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सभी इलेक्टेड डेप्यूटीज माने एमपीज यदि आपस में षड्यंत्र करते हैं तो वो लोगों को दबाने वाली डिक्टेटरशिप ला सकते हैं। इस तरह का एक विधान, एक स्टेटमेंट उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पूर्व ही किया। तो डेमोक्रेसी में स्वयं अपनी रक्षा करने की क्षमता कहां तक है, इसके विषय में प्रारंभ से ही लोगों के मन में वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में संदेह रहा। फिर दूसरी भी बात, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, इसके उपयोगिता और औचित्य के बारे में भी सभी लोगों में एक मत नहीं। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश ट्रेडिशन में पले हुए हैं बचपन से, हमें तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम उतनी ही नेचुरल है जितनी हवा, पानी, जलवायु उतनी ही वो नेचुरल है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ब्रिटिश एटमॉस्फेयर।
किंतु कई विचारकों का ऐसा सोचना है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए कहां तक पोषक है। उन्होंने कहा है कि भाई रियल डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वैसे ही अंतर है। अंतर का उन्होंने विवरण किया कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में रियल डेमोक्रेसी रहना कठिन हो जाता है। रियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसमें संपूर्ण जनता शासन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, और इस दृष्टि से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के संदर्भ में जहां द स्टेट एंड द सोसाइटी आर को एक्सटेंसिव को टर्मिनस, शासन और समाज दोनों समव्याप्त हो जाते हैं, वहीं परिपूर्ण डेमोक्रेसी आई ऐसा कहा जा सकता है। किंतु बड़े देश में यह हो नहीं सकता, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म आया। किंतु पॉलिटिकल पार्टी के कारण और भी खाई बढ़ जाती है। वैसे भी खाई थी, इस खाई को दूर करने के लिए कुछ डिवाइसेस वेस्टर्न कंट्रीज ने लिए थे, राइट टू रिकॉल, राइट टू इनिशिएट, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम। किंतु इनके बावजूद रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रियल डेमोक्रेसी में बहुत अंतर रहा ही था। किंतु कुछ विचारकों का कहना था कि यह पार्लियामेंट, यह पॉलिटिकल पार्टी के कारण और भी यह अंतर बढ़ जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पार्टी सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी चुनकर जाता है, हमें ऐसा आनंद होता है कि हमने चुनकर भेजा है, यह हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। किंतु वास्तव में यदि वह हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो हर एक प्रश्न पर जहां जहां वोटिंग का सवाल आता है, चाहे बिल रहे चाहे रेजोल्यूशन रहे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की मेजॉरिटी की क्या इच्छा है यह पहले असरटेन करते हुए वह मतदान कर सकता है क्या? चुनकर भेजने वाले हमें यहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां जो मतदान होता है वह मतदान अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेजॉरिटी की इच्छा के अनुसार होता है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? वहां पार्टी का व्हीप चलता है, और यह आवश्यक नहीं है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेजॉरिटी की इच्छा और उसके पॉलिटिकल पार्टी का व्हीप दोनों नेसेसरीली और एक ही दिशा में जाने वाले हो गए, यह कोई आवश्यक नहीं। तो इस दृष्टि से वहां वोटिंग पार्टी के व्हीप के अनुसार होता है, लेकिन चुनकर देने वाले हम लोग हैं। तो रियल डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में जो अंतर है वह पॉलिटिकल पार्टी के कारण बढ़ता है, और इसके कारण पार्टी सिस्टम नहीं रहनी चाहिए, यह भी एक विचार कुछ लोगों ने रखा, जिसमें एम.एन. रॉय प्रमुख है। और आखिरी में हम जानते ही हैं कि जयप्रकाश जी ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यह जयप्रकाश जी, विनोबा जी आदि लोगों ने गांधीयन थिंकिंग के अनुकूल, मैं गांधीज्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, गांधीयन थिंकिंग के अनुकूल पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार विनोबा जी, जयप्रकाश जी आदि लोगों ने रखा है। अब सिस्टम में यदि चेंज नहीं हुआ, आज की ही सिस्टम रही, तो किसी भी हालत में इसमें से अच्छा नहीं निकल सकता। यह इस कारण स्पष्ट है कि इस देश में 60% लोग दरिद्र रेखा के नीचे है, 42 करोड़ लोग निरक्षर है, शेष में से 12 करोड़ के साक्षरता के बारे में संदेह है। जहां दारिद्र्य और निरक्षरता इतनी भीषण मात्रा में हो, वहां आज की यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम ठीक ढंग से काम कर सकेगी। यह कोई भी पार्टी पावर में आई तो भी यह संभव नहीं, ऐसा मेरे जैसा आउटडेटेड आदमी सोचता है। किंतु यदि चर्चा चल ही रही कि सिस्टम सदोष है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और यदि परिवर्तन होता है तो जो आज वोट बैंक वगैरह जिनको कहा जाता है, उनके नेचर पर परिवर्तन होगा कि नहीं? उनके कॉम्पोजिशन पर परिवर्तन होगा कि नहीं? हम जरा सोचें। जैसे परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि वे हिंदू पद्धति के अनुसार फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी ड्यू प्लेस होना चाहिए। आज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और आज की सारी वोट बैंक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर है। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन भी टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ, इफ नॉट टू रिप्लेस, एटलीस्ट टू सप्लीमेंट आना चाहिए। किस ढंग से आना चाहिए आप वर्कआउट कीजिए, ऐसा परम पूजनीय गुरु जी कहते थे। अब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आज जैसे 8 लाख लोग दिल्ली के एक एमपी को चुनकर देंगे,
फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में फंक्शन वाइज चुनाव होगा। यह सोचना पड़ेगा कि फंक्शन जो अलग अलग है सबका रिप्रेजेंटेशन हो, किसानों का अलग, खेती और मजदूरों का अलग, छोटे व्यापारियों का अलग, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का अलग, अलग अलग जो प्रोफेशन है, लॉ है, मेडिसिन है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, इनका अलग 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 प्रोफेशन का रिप्रेजेंटेशन हो। किस आधार पर हो इसमें चर्चा हो सकती है। सीधे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर हो यह भी कहा जा सकता है। यूगोस्लाविया ने उनके अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में यह न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा। तो हर एक इंटरेस्ट ग्रुप का टोटल नेशनल प्रोडक्ट में जितने परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन होगा उतना परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन उस इंटरेस्ट ग्रुप को देना चाहिए, चाहे उनकी संख्या कम ज्यादा कुछ भी हो। इस तरह की यूगोस्लाविया की आज की कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, किंतु आधार जो है वह संख्या नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ द ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टू द टोटल नेशनल प्रोडक्ट यह आधार उन्होंने रखा। किसी भी आधार पर हो यह चर्चा का विषय हो सकता है, किंतु इस तरह से फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यदि इंट्रोड्यूस होता है तो ये अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स यह जागरूक होते हैं। किसान के नाते, मजदूर के नाते, मालिक के नाते, मैनेजरियल ग्रुप के नाते, इंजीनियर डॉक्टर्स के नाते अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हो जाते हैं। और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में बटे हुए जो एक ही जाति के या कम्युनिटी के लोग हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स में अलग अलग बट जाए। ब्राह्मण ठाकुर हो या हरिजन हो या और कोई हो, यह आवश्यक नहीं है कि एक जाति के लोग सभी एक ही प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में, यह आवश्यक नहीं है। ऑक्यूपेशन वाइज अलग अलग है और इसके कारण अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। इसके कारण अलग अलग जाति के लोग एक इंटरेस्ट ग्रुप में आज भी पाए जाते हैं। उनका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यदि आ जाता है तो वोट बैंक्स अलग ढंग की होगी। और ये जो आज कास्ट कम्युनिटी बेस पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के कारण वोट बैंक्स बनी हैं उनका, और फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर जो वोट बैंक्स बनेगी उनका, दोनों का सहअस्तित्व यदि कुछ काल चलता है तो एक दूसरे पर एक्ट और रिएक्ट करेंगे, जिसके कारण पहले वोट बैंक में शिथिलता आ जाएगी। यह बात तो सरलता से समझ में आ सकती है। तो सिस्टम का भी विचार, ऐसा नहीं है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये सारी वोट बैंक इसी तरह की रहेगी, ऐसा भी नहीं है। सिस्टम में यदि परिवर्तन होता है तो इसके कंपोजिशन में, इसके कैरेक्टर में भी चेंज होता है। किंतु आज भी जब सिस्टम में चेंज नहीं तब भी वोट बैंक्स को स्टैटिक चीज समझा जा सकता है क्या? हाँ, जिन्होंने केवल इलेक्शन टू इलेक्शन ही विचार करना है उनके लिए तो आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा कि बायफोकल विजन इसमें होने की आवश्यकता है। बायफोकल विजन रहने से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों विचार वोट बैंक के बारे में आते। आज के भी सिस्टम में वोट बैंक स्टैटिक रह सकती है क्या ज्यादा देर तक? महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट में एक कास्ट है, सबसे अधिक जागरूक वही कास्ट है शेड्यूल कास्ट में। 1952 में 1956 तक यह परिस्थिति थी कि पूरे कास्ट में जागृति, शिक्षा का प्रसार, नव जागृति के कारण नया जोश, और सौभाग्य से हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल विद इन द ग्रुप ऐसे ऑल इंडिया नेता प्राप्त हुए। और उस नेता के पीछे संपूर्ण कम्युनिटी सॉलिडली हमेशा खड़ी रहती थी। तो इन दिनों में लोग कहते थे भाई ये बड़ी वोट बैंक है। अब वो वोट बैंक थी, अब कास्ट तो वही है, कम्युनिटी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो हेड एंड शोल्डर अबव नेता थे उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात तरह तरह के विचार उनके ही अनुयायियों के मन में निर्माण हुए। एकदम सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो तैयार नहीं हुई थी, किंतु हाँ कुछ नेता थे, हर एक को लगने लगा कि ये सुप्रीम पोजीशन मेरे तरफ क्यों नहीं आनी चाहिए। आपस में स्पर्धा शुरू हुई और इस स्पर्धा में जैसे हो ही जाता है, सब कास्टिज्म के आधार पर ग्रुपिंग्स हुए। कास्ट का एक वोट बैंक जरूर था, लेकिन अब सब कास्टिज्म के आधार पर ग्रुपिंग्स हुए। अलग अलग सब कास्ट के अलग अलग नेता और सुप्रीम पोजीशन क्लेम करने लगे। और खासकर उसी समय अब ये भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए जो जवान लोग थे
उनके भी मन में राजनीतिक आकांक्षा जागृत स्वाभाविक रूप से हुई कि हमारे अंदर क्या कमी है। आज जो जनरल सेक्रेटरी है वो यदि वकील है तो मैं भी वकील हूं, मेरे अंदर कौन सी बात कम है, तो मैं भी नेता क्यों नहीं बन सकता हूं? क्योंकि कास्टिज्म के आधार पर ही यदि नेतृत्व मिल सकता है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक आकांक्षा हर एक के मन में जागृत हो सकती है। तो एस्पायरेंट की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक समय जो सॉलिड वोट बैंक थी, आज उसके कितने ही ग्रुप्स निर्माण हुए। मुझे यह विश्वास है कि उत्तर हिंदुस्तान में भी आज जो सोचा जाता है किसी वोट बैंक के बारे में कि बड़ी सॉलिड है और जब तक चांद सूरज है तब तक ये वोट बैंक वैसी ही रहेगी, गलत बात है। हेड एंड शोल्डर्स अबव नेता चले जाने के बाद और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बराबर न रहने के कारण जो वहां हुआ वो यहां भी होने वाला है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पेशेंस की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से वोट बैंक का जो विचार होता है वो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज विचार अलग अलग होगा। और जैसे मैंने कहा कि ध्येयवादी लोगों का सब कुछ अलग है, वैसे ध्येयवादी और पावर पॉलिटिशियन इनके पेशेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग है। पेशेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है और दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट आता ही नहीं। इतना अंतर दोनों के पेशेंस के मेल्टिंग पॉइंट में होता है। तो इस तरह से हर चीज का विचार दोनों अलग अलग ढंग से करेंगे। किंतु यह रहते हुए भी मैं सोच रहा था कि यह विषय तैयार कैसे हुआ, कंसीव कैसे हुआ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि इसका भी एक कारण है। अभी तक हमने यही देखा कि आइडियलिस्ट अलग बात है, पावर पॉलिटिशियन अलग बात है, दोनों का सब कुछ अलग अलग है। किंतु दुनिया में केवल दो ही टाइप के लोग नहीं, केवल आइडियलिस्ट या केवल पावर पॉलिटिशियन, दो ही टाइप के लोग नहीं। अपने विषय के संदर्भ में मुझे लगता है कि 4 श्रेणियां उनकी कल्पना की जा सकती है। ये 2 श्रेणियां तो है ही, प्योर एंड सिंपल आइडियलिस्ट, प्योर एंड सिंपल पावर पॉलिटिशियन। प्योर एंड सिंपल आइडियलिस्ट यानी जो पावर का विचार नहीं कर रहा, प्योर एंड सिंपल पॉलिटिशियन यानी जो आइडियल का विचार नहीं कर रहा। लेकिन और भी बीच में 2 श्रेणियां हैं, इसके कारण यह विषय कंसीव हो सका, निर्माण हो सका। वो है कि इसेंशियली एन आइडियलिस्ट, इंसिडेंटली ए पॉलिटिशियन, इसेंशियली ए पॉलिटिशियन, इंसिडेंटली एन आइडियलिस्ट। इसेंशियली एन आइडियलिस्ट है तो आइडियलिस्ट है, जो ध्येय है वही उसका अंतिम साध्य है। किंतु उस ध्येय की पूर्ति के लिए जो कई साधन है, उनमें से एक साधन पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, यह सोचकर इंसिडेंटली ए पॉलिटिशियन। और दूसरा कि इसेंशियली ए पॉलिटिशियन है तो केवल पावर के पीछे, लेकिन कुछ ना कुछ ध्येयवाद का चोला पहने बगैर वोट भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसके कारण इंसिडेंटली ए पॉलिटिशियन। ये 2 श्रेणियां जो है, इसेंशियली एन आइडियलिस्ट, इंसिडेंटली ए पॉलिटिशियन, इसेंशियली ए पॉलिटिशियन, इंसिडेंटली एन आइडियलिस्ट, ये 2 और श्रेणियां होने के कारण ही यह विषय निर्माण हो सका, यह हम समझ सकते हैं। वरना दोनों में सब तरह से अंतर है। किंतु फिर यह डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों में से एक भी पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं, इलेक्शन मशीनरीज है। हाँ, ये ठीक है कि समय समय पर और खासकर चुनाव के मौके पर दोनों अपना भविष्य के विषय में जो प्रोग्राम आदि होगा वो बराबर बताते रहते हैं, लेकिन कोई खास आइडियोलॉजी लेकर दोनों पार्टी नहीं चली। लेकिन पार्टियां चल रही, माने हम नॉन आइडियोलॉजिकल है, इसके बारे में वो एपोलॉजेटिक नहीं है। राजा जी का भी जो विचार था वो नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी की कल्पना करते थे। उनका विचार था कि भाई आज की परिस्थिति में आवश्यक ऐसे जो खास स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए वो चुन लिए जाए, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जिनका एक मत है वो एक पार्टी में शामिल हो जाए। वो तो यहां तक मानते थे कि इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स छोड़कर बाकी विषयों पर एक मत होने की भी विद इन दी पार्टी आवश्यकता नहीं। जो स्पेसिफाइड पॉइंट्स है उनके अलावा बाकी पॉइंट्स यदि पार्लियामेंट में असेंबली में आते हैं तो पार्टी के सदस्य अपने अपने इच्छा के अनुकूल
अलग अलग ढंग से वोटिंग भी कर सकते हैं, इसके कारण इंडिसिप्लिन हो गई ऐसा भी मानने का कोई कारण नहीं। इस तरह का भी एक विचार राजा जी का था। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए आइडियोलॉजिकल होना कोई अपरिहार्य नहीं है, और यदि नहीं होना चाहते तो उसमें अपोलोजेटिक होने की भी आवश्यकता नहीं है, नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी भी चल सकती है। तो यह भी एक बात ध्यान में रखने योग्य है। किंतु यदि ऐसा वायुमंडल हो कि भाई कुछ न कुछ आइडियोलॉजी हमारी है, ऐसा यदि नहीं दिखाते तो एक रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं आती, ऐसा यदि वायुमंडल हो, यह भी एक विचार हो सकता है। तो आइडियोलॉजी ली भी जाती है और ऐसे पार्टी को फिर आइडियोलॉजिकल पार्टी ऐसा ही कहना होगा। लेकिन ऐसे आइडियोलॉजिकल पार्टी के लिए वोट पॉलिटिक्स के कॉन्स्टेंट्स आते हैं कि नहीं? तो ये इस पर है कि आइडियोलॉजिकल पार्टी का कैरेक्टर क्या है। दोनों तरह के कैरेक्टर हो सकते हैं। एक कैरेक्टर यह हो सकता है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है यही हमारा अंतिम ध्येय है, हम उस आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड है और उसके पूर्ति के लिए साधन के रूप में हम पावर को मानते हैं, यानी पॉलिटिक्स को मानते हैं। यह भी एक विचार हो सकता है। और दूसरा यह भी विचार हो सकता है कि ध्येय तो पावर ही है, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से कहना सज्जनता का नहीं, और इस दृष्टि से कुछ न कुछ ध्येयवाद का चोला पहनना भी आवश्यक है। इसलिए कुछ न कुछ ध्येय भी उसकी भी घोषणा कर दी। ऐसी यदि अवस्था हो तो ऊपर से दिखने में पार्टी आइडियोलॉजिकल रही तो भी उसमें आइडियोलॉजी की पोजीशन क्या रहती है? मराठी में एक कहावत है कि गाजर की पुंगी है, पुंगी यानी क्या, पीपे क्या बोलते, गाजर की पुंगी है, जब तक बजती है तब तक बजाएंगे, और जब बजना बंद हो जाएगा तो उसी को तोड़कर खा डालेंगे। इसी पोजीशन में आइडियोलॉजी आ जाती है। और इसलिए ऐसी जिनकी अवस्था है उन्होंने हमारे आइडियोलॉजी पर कौन से कॉन्स्टेंट्स आने वाले हैं इसका सीरियसली विचार करने की आवश्यकता भी क्या है। जब साध्य के रूप में आइडियोलॉजी हो और साधन के रूप में पॉलिटिक्स हो तब तो विचार करने की आवश्यकता है, वह विचार रिलेवेंट है। जहां साध्य के रूप में लोगों के मन के सामने पावर है और वह प्राप्त करने के लिए एक साधन इस रूप में आइडियोलॉजी की घोषणा की जाती है, वहां आइडियोलॉजी पर कॉन्स्टेंट्स आते हैं या नहीं आते इसका गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता ही क्या है। सही माने में उनके लिए आइडियोलॉजी एक इररिलेवेंट फैक्टर है। तो यह कॉन्स्टेंट का जो सवाल आ जाता है वह सवाल इन लोगों के लिए नहीं आता, क्योंकि ये तो चतुर लोगों का व्यवहार जानते हैं। मुझे स्मरण होता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, चर्चिल पहली बार पार्लियामेंट में जब चुनकर आए तो उस समय कुछ इशू, वो तो टोरी कंजर्वेटिव ग्रुप के थे, किंतु कुछ इशू उनके पार्टी ने उस पर ऐसा स्टैंड लिया जो अनपॉपुलर था। अब ये यंग एम्बिशियस थे, यंग एम्बिशियस होना कोई गुनाह नहीं है, अच्छा ही है यदि एम्बिशन के कारण ही कार्य की प्रेरणा मिलती है। तो ये तो एम्बिशियस थे ही। तो उन्होंने पार्लियामेंट में प्रवेश करते ही, क्योंकि ये इशू निर्माण हुआ, तो विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट पार्टी के भूमिका के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो लोग नाराज हो गए और आखिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के पश्चात उसी पार्टी के एक नेता ऑस्टिन चेम्बरलेन, उनके पास प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स पहुंचे और एक ने पूछा कि चर्चिल ने जो किया है इसके विषय में आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पुरानी है, इसलिए मैच्योरिटी भी काफी है, बोलने में संतुलन वगैरह बहुत रहता है। शायद हिंदुस्तान में ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो सीधा नेता कोई कह देता कि अपॉर्चुनिज्म है, करियरिज्म है, ऐसा नहीं था, क्योंकि अंडरस्टेटमेंट इज मोर पावरफुल, ऐसा उनका विचार था। उन्होंने उत्तर दिया वो अच्छा था। उन्होंने कहा कि हिज सडन कन्वर्शन टू रेडिकलिज्म, हिज माने चर्चिल्स, हिज सडन कन्वर्शन टू रेडिकलिज्म
coincided with his personal requirements. His sudden conversion to radicalism coincided with his personal requirements. उन्होंने ambition शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, requirements, understatement. अब सडन कन्वर्शन टू रेडिकलिज्म तो समय समय पर होता ही रहता है और वो कोइंसाइड भी करता है किसी न किसी के पर्सनल रिक्वायरमेंट से, किंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता तभी है जब पार्टी ने आइडियोलॉजी को अपना साध्य माना हो, पावर को उसका साधन माना हो। लेकिन पावर ही साध्य जिनके लिए है, उन्होंने जब आइडियोलॉजी को केवल एक माध्यम या साधन के रूप में देखते हैं, तब आइडियोलॉजी पर हमारे कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे आदि आदि बातों का विचार करने की आवश्यकता क्या। मैं समझता हूं उनके लिए यह प्रश्न इररिलेवेंट है। अब यह प्रश्न जो प्योर एंड सिंपल आइडियलिस्ट है उसके लिए भी इररिलेवेंट है, जो प्योर एंड सिंपल पॉलिटिशियन है उसके लिए भी यह प्रश्न इररिलेवेंट है, जो इसेंशियली पॉलिटिशियन एंड इंसिडेंटली एन आइडियलिस्ट है उनके लिए भी यह इररिलेवेंट है। तो फिर वो रेलेवेंट है किसके लिए? केवल उस कैटेगरी के लिए है जो इसेंशियली एन आइडियलिस्ट, इंसिडेंटली पॉलिटिशियन की कैटेगरी है। उसी के लिए केवल यह जो विषय है वह रेलेवेंट होता है, बाकी लोगों के लिए यह विषय रेलेवेंट नहीं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि ऐसे जो ध्येयवादी होते हैं, ये ध्येयवादी अपने ध्येय के प्रति कोई कॉन्स्ट्रेंट बर्दाश्त करने की आवश्यकता भी नहीं समझेंगे। इट वुड गो अगेंस्ट देयर ग्रेन्स, क्योंकि इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है तो काम करना काहे के लिए, यह विचार उनके मन में आ सकता है। और इसी कारण जो ध्येयवादी और लंबा विचार करने वाले लोग थे, उन्होंने कुल मिलाकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बारे में ही अलग ढंग से सोचा है सामान्य पॉलिटिशियन की तुलना में, ऐसा हमें दिखाई देता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ध्येयवाद टिकाना कठिन है, इतनी ही बात नहीं। वैसे भी पॉलिटिक्स के बाहर रहते हुए भी ध्येयवाद की प्रखरता कायम रखना यह सभी के लिए कठिन है। ध्येयवादी रहना यह कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति जन्य ऐसी बात नहीं, यह तो उल्टा है। जैसे मनु ने कहा, न मांस भक्षणे दोषो न मद्दे एटसेट्रा, प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। ये सारे काम करना, ये तो बोले दोष कुछ नहीं, क्योंकि ये तो प्रवृत्ति है। किंतु टू रिफ्रेन इज हाईली क्रिएटिव, ये बातें करना इसको उन्होंने दोष नहीं कहा, किंतु इन बातों से दूर रहना यह महाफला है, हाईली क्रिएटेबल है, ऐसा मनु ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में कहा कि इतने लोग मार्ग से च्युत हो गए, यह आश्चर्य की बात नहीं, अभी भी इतने लोग इसी मार्ग पर चल रहे, यही आश्चर्य की बात है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वैसे भी केवल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी अपने ध्येयवाद की प्रखरता कायम रखना कोई आसान नहीं है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी प्रखरता में कभी कभी उनकी कमी आती है, कभी शारीरिक अवस्था के कारण, कभी पारिवारिक अवस्था के कारण, कई कारणों से शिथिलता तो सभी के मन में आ सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये कुछ संभावना अधिक बढ़ जाती है। ए.के. गोपालन ने अपने आत्मचरित्र में यह प्रक्रिया बड़े अच्छे ढंग से दी कि एक समय जो आइडियलिस्ट थे वे पार्लियामेंट के एयर कंडीशन रूम में आने के पश्चात किस तरह शिथिल होते गए, अच्छा विवरण उन्होंने किया। परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि आदमी कहीं भी फिसल सकता है, रास्ते पर भी उसका पैर फिसल सकता है, लेकिन बाथरूम में फिसलने की संभावना और ज्यादा होती है, क्योंकि वहां हमेशा पानी गिरता रहता है। तो पॉलिटिकल फील्ड तो बाथरूम है। तो इसके कारण जहां सर्वसाधारण कार्यकर्ता का ध्येयवाद प्रखर रखने के लिए 100% सतर्कता और प्रयत्नशीलता की आवश्यकता है, वहां पॉलिटिकल फील्ड में गए हुए कार्यकर्ताओं की ध्येयवादिता प्रखरता कायम रखने के लिए
150% माने एक्स्ट्रा परिश्रम की, सतर्कता की आवश्यकता हुआ करती है। अब इतनी सारी सतर्कता लोग कहां तक बरत सकेंगे? और आज जो अपने पार्टी में है, अपने ग्रुप में है, अपने समूह में है, वे इस तरह के बाथरूम में जाने के बाद फिसलेंगे नहीं। यह विश्वास जब आदर्शवादी नेता के मन में नहीं होता तो वह तो सोचता है कि भाई ये रिस्क लेना अच्छा नहीं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जाएंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगी, और सबकी कट्टरता के बारे में आज गारंटी नहीं दी जा सकती। स्वयं पहले से चलती आई हुई पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व करने वाले एम.एन. राय का उदाहरण छोड़ भी दिया तो भी हम देखते कि तमिलनाडु में द्राविड़ कड़गम की लोकप्रियता जब बहुत ही थी और उनके नेता ईवी रामस्वामी नायकर पेरियर पर उनके अनुयायियों ने बड़ा प्रेशर लाया कि अब द्राविड़ कड़गम को पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। इसी कारण से पेरियर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के पश्चात कांग्रेस के सामने काउंसिल एंट्री का प्रश्न आ गया। महात्मा जी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। संघ का पहला प्रतिबंध हटने के पश्चात परम पूजनीय श्री गुरु जी को कई लोगों ने सलाह दी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पॉलिटिकल पार्टी अब बनाया जाए। वैसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया और 1905 के असफल रिवॉल्यूशन के पश्चात झार ने जब रशियन पीपल को पार्लियामेंट दी, इसलिए कि आउटलेट हो जाए असंतोष के लिए, और पार्टी में जब चर्चा चली कि पार्लियामेंट का भी फोरम के नाते उपयोग करेंगे, क्या आपत्ति है, इधर रिवॉल्यूशन के भी प्रयास चलाएंगे, उधर पार्लियामेंट का भी उपयोग करेंगे। तो इसी खतरे को जानकर लेनिन ने इसका विरोध किया और वो माइनॉरिटी में थे भी, उन्होंने अपना रहते हुए भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। ये अलग अलग जो ध्येयवादी नेता है उनकी एक ही तरह की रिएक्शन इस प्रश्न पर जो दिखाई देती है, इसका कारण यही है कि उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है ध्येयवाद की प्रखरता कायम रखने के लिए। और इस दृष्टि से सतर्कता न रही तो फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। उससे यह अधिक अच्छा है कि हम सीधा ही कहे कि भाई आइडियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, डेमोक्रेसी है, पावर में आना हर एक का अधिकार है, इसमें क्या है, इलेक्शन मशीनरी के नाते पार्टी को चलाते हैं, नॉन आइडियोलॉजिकल चलाते हैं, इसमें एपोलॉजेटिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन चोला भी पहनना हो तो भी ये सारे कंसिडरेशंस और इतनी एक्स्ट्रा मेहनत सतर्कता नहीं बरती जाती तो ध्येयवाद की प्रखरता रखना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ध्येयवादी लोगों के लिए आज का प्रश्न रिलेवेंट है, यह विषय रिलेवेंट हो जाता है कि क्या कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। एक तो बात स्पष्ट है कि जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। दीर्घकाल मेहनत करने की तैयारी हमेशा ध्येयवादी व्यक्ति की रहती है, यहां तक कि वो यह भी नहीं सोचता कि सारा कुछ मेरे जीवन काल में होना चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचता। वो सोचता है कि यह मेरा ध्येय है, यही अंततो गत्वा यशस्वी होने वाला है, और ध्येय की यशस्विता में ही हम सब लोगों का कल्याण है। मेरे जीते जी कुछ न कुछ बनना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या लाभ है, ऐसा विचार ध्येयवादी व्यक्ति नहीं करता। और इस दृष्टि से ध्येयवादी व्यक्ति यदि राजनीति में है तो यह कहना कि उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है, यह तो गलत बात है। ध्येयवादी व्यक्ति के ऊपर ध्येय के दृष्टि से कोई कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टेंट मानना यह केवल भ्रम मात्र है। एक हमारे इधर कहानी आती है, शायद इधर भी होगी। कहते हैं कि किसी राजा ने घोषणा की कि मुझे जो माया से मुक्त कर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा, लेकिन यदि कोई आया प्रतिज्ञा करके लेकिन वो सफल नहीं हुआ तो उसको जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। तो कई साधु महात्मा आए और जेल में रहे क्योंकि वो इसको माया से मुक्त नहीं कर सके। तो कहते हैं कि एक महिला आई तो उसने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। तो लोगों ने कहा कि जहां बड़े बड़े महात्मा फेल हो गए तुम क्या सफल हो सकती हो? तो उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगी। दरबार में गई और राजा को कहा कि कल मैं आती हूँ और कल तुमको माया से मुक्त करूंगी। सबको आश्चर्य हुआ। कहते कि दूसरे दिन
दरबार में जब राजा ने प्रवेश किया तो सब दरबार के लोग एक खंबे की तरफ देख रहे थे, एक स्तंभ की तरफ देख रहे थे, पिलर, जिस पिलर को अपने हाथ से ऐसा पकड़कर यह महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो राजा ने जब देखा तो उसके पास गए और कहे कि तुम पागल हो, मुझे छुड़ाओ क्यों कह रही हो? वो कहती है कि इस खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है। तो राजा ने कहा कि खंबे ने कहां पकड़ के रखा है, तुमने खंबे को पकड़ के रखा है। तो वो महिला कहती है कि पागल, माया ने तुझे पकड़ा नहीं, तूने ही माया को पकड़ के रखा है। तब राजा ने कहा कि अब बात ध्यान में आ गई। वैसे कॉन्स्टेंट्स जो है वह ध्येयवादी व्यक्ति के लिए नहीं, कॉन्स्टेंट्स ने ध्येयवादी व्यक्ति पर अपनी पकड़ रखी नहीं। हो सकता है कि गलती से संभ्रम के कारण कोई ध्येयवादी व्यक्ति कॉन्स्टेंट्स को आलिंगन देकर बैठा हो, किंतु कॉन्स्टेंट्स किसी को अपने पकड़ में नहीं रख सकते यदि वह व्यक्ति ध्येयवादी है, यह बात स्पष्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति में ध्येयवादी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइजेस ध्येयवादी व्यक्ति भी करते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में नहीं, टैक्टिक्स के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में, कभी कभी अपवादात्मक जनरल पॉलिसी के बारे में, अपवादात्मक, किंतु आइडियोलॉजी के बारे में नहीं। ये जो चार चीजें हैं इनकी रेंज एक से एक अधिक है। सबसे कम रेंज है टैक्टिक्स, उससे अधिक स्ट्रेटेजी, उससे अधिक रेंज पॉलिसी, और हाईएस्ट रेंज आदर्शवादिता की है, आइडियोलॉजी की। तो आइडियोलॉजी के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉन्स्टेंट्स। 50 साल लगेंगे वो फिक्र की बात नहीं। मेरे ही जीते जी प्राइम मिनिस्टरशिप आनी चाहिए, यह विचार ध्येयवादी आदमी नहीं करता। एक लंबा पेशेंस लेकर वह काम करता है। लेकिन हां, अपने ध्येयवादिता को अक्षुण्ण रखते हुए इमीडिएट टैक्टिक्स, शॉर्ट रेंज स्ट्रेटेजी, इसके विषय में कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स वाले हो, नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स वाले हो, ध्येयवादी लोग भी करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बारे में। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइजेस करते समय इसकी फिक्र अवश्य की जाती है कि इनके कारण अंततोगत्वा हमारे जनरल पॉलिसी को और आइडियोलॉजी को कोई धक्का नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे लेनिन के बारे में हम जानते हैं कि केरेंस की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का उन्होंने अपने लोगों को कहा, एक स्ट्रेटेजी की बात थी, लेकिन अपने पार्टी की सेपरेट आइडेंटिटी इतनी कायम रखी, बाकी लोगों की आइडेंटिटी तोड़ने का भी प्रयास किया, सपोर्ट किया, स्ट्रेटेजी के नाते की। जापान का आक्रमण जिस समय चीन पर हुआ और जब चियांग काई शेक और रेड आर्मी का संघर्ष चल रहा था, जापान यह कॉमन एनिमी है, पहले उसका मुकाबला करना चाहिए, इस दृष्टि से माओ ने चियांग काई शेक के साथ समझौता अवश्य किया और समझौता में एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी यह भी मान लिया कि ओवरऑल यूनिफाइड कमांड हम आपकी ही मानेंगे। लेकिन जब चियांग काई शेक ने यह कहा कि रेड आर्मी शुड बी मर्ज्ड इनटू कुओमिंटांग आर्मी, उस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमारी रेड आर्मी सेपरेट आइडेंटिटी कायम रखेगी, लेकिन यूनिफाइड कमांड आपकी हम मानने के लिए तैयार। तो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह फिक्र की जाती है कि उस कॉम्प्रोमाइज के कारण आइडियोलॉजी और जनरल पॉलिसी को कहीं धक्का नहीं लगना चाहिए। अब कुछ लोग तो अधिक पेशेंस रखने वाले, अधिक आत्मविश्वास रखने वाले ऐसे भी हो सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी के लिए भी शायद कॉम्प्रोमाइज न करें, यह भी हो सकता है, असंभव नहीं। हिटलर आने के पूर्व लास्ट बट वन इलेक्शन जो हुआ था उसमें नाजी पार्टी के 1/3 लगभग एमपी चुनकर आए थे, लेकिन पार्लियामेंट में पोजीशन यह थी कि किसी की भी मेजोरिटी नहीं थी क्लियर। इसलिए सब पार्टियों से सलाह करते हुए प्रेसिडेंट हिंडेनबुर्ग ने हिटलर के सामने सुझाव रखा कि भाई कोalition गवर्नमेंट में तुम आ जाओ, लोग तुमको होम पोर्टफोलियो देने के लिए भी तैयार है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पार्टी वालों से बात करके आपको कल बताऊंगा। वो जो पार्टी की चर्चा हुई इन दिनों में अखबारों में आई थी, बड़ी अच्छी चर्चा थी। साधारण यहां वहां आर्गुमेंट्स एक ही रहते हैं कि हम पावर में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां स्प्रिंग बोर्ड उसको समझकर आगे छलांग लगा सकेंगे, आदि आदि। कुछ लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंत में
लोगों ने कहा भाई दोनों व्यू जो है वो फ्यूरर ने सुन लिए है, अब अपने पार्टी में हम लोग कोई मतदान वगैरह के आधार पर तो निर्णय नहीं लेते, सभी की राय फ्यूरर ने सुन ली है तो वो जो चाहे वह निर्णय ले ले। तो हिटलर ने कहा भाई मैं क्या निर्णय लूं, आप यदि मेरे ऊपर निर्णय छोड़ते हो तो मेरा निर्णय मैंने 6-7 साल पहले ही दिया है। उनकी जो किताब थी मेन कैंप, उसमें एक चैप्टर का टाइटल ही है ए स्ट्रॉन्ग मैन इज स्ट्रॉन्गर व्हेन अलोन, ए स्ट्रॉन्ग मैन इज स्ट्रॉन्गर व्हेन अलोन। तो उन्होंने कहा मैंने तो वो निर्णय पहले ही दिया है, यदि मेरे ऊपर निर्णय छोड़ते हो तो। और हिंडनबर्ग को बताया कि भाई उनको गवर्नमेंट बनाने दीजिए, हम बाहर रहेंगे। नेक्स्ट चुनाव में इनकी मेजोरिटी आ गई। अब यह पेशेंस, आत्मविश्वास, इसकी जो मात्रा है ये अलग अलग नेताओं की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पार्टी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ध्येयवादी पार्टी होते हुए भी कॉम्प्रोमाइजेस जो होते हैं वो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बारे में होते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में कोई भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब कठिनाई दूसरे एक कारण से निर्माण होती है। आइडियोलॉजिकल ग्रुप है और उसमें दोनों तरह के लोग, कुछ आइडियोलॉजी को साध्य मानने वाले, कुछ पावर को साध्य मानने वाले, कुछ आइडियोलॉजी को पावर का साधन मानने वाले, कुछ पावर को आइडियोलॉजी का साधन मानने वाले। दोनों तरह के लोग एक ही ग्रुप में बड़ी लंबी देर तक चल सकते हैं साथ साथ, लेकिन मतभेद प्रकट होते रहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल जी, महात्मा जी एक ही ग्रुप में थे, लेकिन दोनों की श्रेणियां अलग अलग थी। जैसे मैंने अभी गिनाई, अलग अलग श्रेणियां थी, मतभेद प्रकट होते रहते थे, कई विषयों पर मतभेद प्रकट हुए। जैसे हम लोगों से संबंधित विषय है मजदूर क्षेत्र से, 1936 में लखनऊ के एआईसीसी के इसमें जवाहरलाल जी के मन में आया कि यह रिजोल्यूशन एआईसीसी ने पास करना चाहिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और किसान सभा यह कांग्रेस की विंग है। गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस तरह का रिजोल्यूशन मत लाइए, ये दोनों एक अलग विषय। तो मतभेद एक इसेंशियली एन आइडियलिस्ट होने के कारण और एक इसेंशियली पॉलिटिशियन होने के कारण दोनों के ग्रुप्स, दोनों के मत अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ग्रुप में रह सकते हैं। लेकिन यह जो दो भूमिकाएं हैं, इसके कारण जो खाई निर्माण होती है उसके अंततोगत्वा दुष्परिणाम होंगे ही नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि दोनों के मतभेद पहले से थे, तो भी एक पार्टी में थे, एक ग्रुप में काम कर रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा कितनी खाई बढ़ गई, कितना दुष्परिणाम उसका हुआ। पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए, यह महात्मा जी की भूमिका थी और पार्टीशन को स्वीकार करने का काम नेहरू जी और बाकी उनके लोगों ने किया। और उस समय एआईसीसी में भाषण देते समय गांधी जी ने जो कहा वह यह बताने वाला है कि यद्यपि दो भूमिका को लेकर काम करने वाले लोग एक ही पार्टी में लंबी देर तक साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर चल सकते हैं, तो भी जो मतभेद आज छोटे दिखाई देते हैं वो आगे चलकर कितना भीषण स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 39 और 40 का एंगल है, जहां भेद शुरू होता है वहां तो शायद चींटी से भी छोटा अंतर रहता है, लेकिन 39 और 40 एंगल की यदि आप लाइंस खींचेंगे तो आगे चलकर मीलों का अंतर आ सकता है। इसका अनुभव गांधी जी ने एआईसीसी में भाषण दिया, उस समय कहा, आई एम अपोज टू पार्टीशन, आई एम अपोज टू पार्टीशन, but I advise you to accept it because your leaders have accepted it and we are not now in a position to change the leadership immediately, ऐसा गांधी जी ने कहा। यह एक हेल्पलेसनेस, विवशता उन्होंने वहां प्रकट की। इतने दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसलिए भूमिका क्या है यह सवाल है। दोनों तरह के लोग एक ग्रुप में रह सकते हैं, लेकिन ग्रुप में किसकी भूमिका क्या है इस पर भी यह अवलंबित रहेगा। और जिनकी कट्टर आइडियोलॉजिकल भूमिका है उनके लिए आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पेशेंस इन्फिनिट हुआ करता है, इन्फिनिट पेशेंस हुआ करता है। और इस दृष्टि से यदि कॉम्प्रोमाइज ही होता है तो फिर ध्येयवादी क्या कहा जाए। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, उनके साथ उनका कुत्ता था। तो स्वर्ग के द्वारपाल ने कहा कि आपके लिए तो स्वागत है, लेकिन कुत्ते को प्रवेश करना यहां मने है, कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा कुत्ता यदि मेरे साथ नहीं जा सकता तो मुझे भी स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं आना चाहता।
एक मॉरल स्टेचर का आदमी यदि कुत्ते के लिए यह कह सकता है कि मैं स्वर्ग नहीं चाहता, यदि कुत्ते को लेकर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो मॉरल स्टेचर का आदमी क्या आइडियोलॉजी के बारे में यह कह सकता है कि ठीक है आइडियोलॉजी आए ना आए, मैं तो कम से कम सत्ता के स्वर्ग में चला जाऊं? ऐसा कोई मॉरल स्टेचर का आदमी कह सकेगा? कहने की आवश्यकता भी नहीं। ईसा का वाक्य मुझे स्मरण होता है और उसी से मैं मेरा यह कंक्लूड करना चाहता हूं। ईसा ने कहा है कि ऑफ व्हाट प्रॉफिट वुड इट बी, क्या लाभ होगा तुम्हारा? ऑफ व्हाट प्रॉफिट वुड इट बी इफ यू गेन द किंगडम ऑफ द अर्थ, यदि तुमको सारे धरती का राज्य प्राप्त हो जाता है, किंतु एंड इन द प्रोसेस लूज योर सोल, किंतु यह धरती का राज्य प्राप्त करने के प्रक्रिया में यदि तुम अपनी आत्मा ही गवा देते हो, खो बैठते हो, तो तुमको लाभ क्या हुआ? यह बात अलग है कि एक बार हम ऐसे ही चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे, एक मित्र को हमने कहा कि भैया ईसा का वाक्य स्मरण होता, तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन और 4-5 मिनट के बाद हमारे पास आए, कहा कि जरा वो बताइए फिर से। हमने फिर से कहा ऑफ व्हाट प्रॉफिट वुड इट बी इफ यू गेन द किंगडम ऑफ द अर्थ एंड इन द प्रोसेस लूज योर सोल। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका वाक्य रिलेवेंट है? हमने कहा भाई कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये वाक्य जिसने उच्चारण किया उसमें तो सूली पर चढ़ना था, और जो पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं वो गद्दी पर चढ़ने के लिए प्रवेश करते हैं, तो ये आपका वाक्य रिलेवेंट है, ऐसा आपको नहीं लगता? हमने कहा भाई मैं अपनी गलती महसूस करता हूं, जो कहा है वो मैंने विड्रॉ कर लिया, किंतु जो ध्येयवादी है उसके ध्यान में रहता ही है, उसने ध्यान में रखना चाहिए, कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रखर ध्येयवादिता यह स्वभाव बन जाता है। तो वह यही सोचता है कि सत्ता के स्वर्ग में भी जाना है तो अपने कुत्ते को ही नहीं, ध्येयवाद को लेकर जाना है, और यदि ध्येयवाद को छोड़ना है तो अपनी आत्मा गंवाना है। इस विचार को लेकर ही वह सत्ता का विचार करता है। इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि केवल इसी एक श्रेणी के लिए आज का विषय रिलेवेंट है, बाकी सब लोगों के लिए आज का विषय रिलेवेंट है। जिनके लिए आइडियोलॉजी यह साध्य है, पावर यह उसका एक साधन है, उनके लिए ही आज का विषय है। जिनके लिए पावर यह साध्य है और आइडियोलॉजी साधन है, उनके लिए भी यह विषय नहीं। पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे सोचने वाले जो प्योर एंड सिंपल आइडियलिस्ट है, उनके लिए भी यह विषय नहीं, और जो प्योर एंड सिंपल पॉलिटिशियन है उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं। तो इस दृष्टि से बहुत सीमित लोगों के लिए आज का विषय है, ऐसा लगता है।